सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो पशुपालन है, पार्ट बी, पशुपालन से संबंधित जो सभी टॉपिक्स को हमने संक्षिप्त में देखा था। और आज अब हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपके जो सभी टॉपिक्स हैं उनमें से जो प्रथम टॉपिक है वो है पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। पशुओं की प्रमुख देसी नस्लों पे हमें जाने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, पशुओं के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। जो ग्रामीण परिवेश से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है पशु क्या होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी। लेकिन जो शहरी है स्टूडेंट्स है उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम प्रथम जो टॉपिक अपना पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो शब्द है दोस्तों, वो क्या है? एनिमल हस्बेंड्री कुछ नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन जो हिंदी में बोलते हैं, उसी को ही अपन एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन है, जो हम घरों में गाय भैंस भेड़ बकरी पालते हैं, अलग अलग हमारा अलग अलग उद्देश्य होता है। गाय पालने का अलग उद्देश्य होता है, भेड़ पालने का अलग उद्देश्य होता है, बकरी पालने का अलग उद्देश्य होता है। तो हम क्यों पालते हैं ये सब चीज़ें? तो हमें इनके लिए, दूध के लिए हमें अच्छी डेयरी की गाय पालनी होती है, भैंस पालनी होती है दोस्तों। और मीट के लिए हम भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, जिनको हम बाजार में बेचते हैं। और बोझा ढोने के लिए हम ऊँट पालते हैं, बैल बैल रखते हैं घरों में। तो ये सब चीज़ें हम पशुओं से हम उनका यूज़ में ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो संपूर्ण जो प्रक्रियाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो सब पशुपालन के अंतर्गत आती है। अब जो पशुपालन है ये एक एग्रीकल्चर, जो हमारा कृषि है, जो कृषि कार्य है, उससे उससे इंटीग्रेटेड है। मतलब उससे उसी के अंदर सम्मिलित है पशुपालन। जो जो अपन कृषि करते हैं उसमें हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं। फसलों का जो भूसा बचता है, चारा बचता है, वो हम पशुओं को खिलाते हैं। मतलब इंटीग्रेटेड है, उसमें उसी के अंदर सम्मिलित है। इसलिए हम एग्रीकल्चर का हिस्सा ही बताते हैं पशुपालन को। और पशुपालन में हम हमारे जो जानवर है उनकी उत्पादनता और गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जिससे कि हम जैसे पशुओं से अच्छा मीट ले सकें, बकरियों से भेड़ों से ऊन ले सकें, उनसे अच्छा काम करवा सकें, ये जो जितनी भी गतिविधियां हैं वो आती है पशुपालन के अंतर्गत। तो पशुपालन का जो मोटा मोटा सारांश है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं मुख्य पशुपालन के पहलुओं में शामिल हैं। ये जो टर्मिनोलॉजीज है, ब्रीडिंग क्या होती है? ये जो शब्द है ब्रीडिंग, प्रजनन। ब्रीडिंग का तात्पर्य है चयनात्मक प्रजनन। चयनात्मक प्रजनन का क्या मतलब है दोस्तों? जैसे हम अच्छी नस्ल जो होती है, जैसे कोई बकरे की अच्छी नस्ल आ गई, जैसे मुर्रा बफेलो है, सबसे अच्छी नस्ल है भैंसों में, जिसका दूध सबसे ज़्यादा टाइम तक दूध देने वाली है ब्याने के बाद। और जैसे गिर गाय है, अच्छी नस्ल है, थार पारकर गाय है, अच्छी नस्ल है, एचएफ है, अच्छी नस्ल है। तो ये जो अच्छी नस्ल है, तो इनके अच्छे जो बुल है, मेल है, उनका यूज करेंगे हम। हमारे जो देसी ब्रीड्स हैं उनसे उनसे मेटिंग करवाएंगे। और उनसे जो संतति पैदा होगी वो भी अच्छे गुणों वाली होगी, और अच्छा दूध देने वाली होगी, अच्छा मीट देने वाली होगी, अच्छे उत्पादन देने वाली होगी। तो हमने चयन किया है अच्छे बुल का, अच्छे नर का, उसका मेटिंग करवाया है फीमेल से, और उससे मिली है हमें बछड़ा बछड़ी। वो भी क्या होंगे? अच्छे नस्ल के होंगे। समझ में आ गया दोस्तों? इसलिए इसको बोलते हैं हम चयनात्मक प्रजनन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जिससे कि और इन जो प्रोजेनी होगी, जो संतति होगी, उसके अंदर अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होगी और उसका स्वभाव भी अच्छा होगा। इसी को ही हम चयनात्मक वृद्धि
चयनात्मक प्रजनन बोलते हैं। और चयनात्मक प्रजनन अगर हमें भेड़ों में करना हो तो हम जैसे अच्छी ऊन ऊन भेड़ अच्छी ऊन देने वाली हो, जैसे चोकला भेड़ है जिसे अच्छी ऊन मिलती है, अच्छी ऊन मिलती है। जो चोकला है जो हमारे सीकर चूरू झुंझुनू में मिलती है, उस उसका जो नर है, उसका जो नर है मेल है, उसका क्रॉस करवा देंगे हमारी घर पे जो भेड़ है, देसी भेड़ है फीमेल से, तो उससे जो संतति पैदा होगी, जो ऊनिया जिसको बोलते हैं हम, जो वो भी क्या होंगे, अच्छे पैदा होंगे। तो इसको समझ में आ गया बस आपको सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है दोस्तों। सेलेक्टिव ब्रीडिंग। फिर आता है आहार। आहार क्या होता है? फीडिंग। आहार आहार न्यूट्रिशन, हम अच्छा जो चारा खिलाते हैं पशुओं को जिससे वो अच्छी दूध दे और उससे उसकी जो आवश्यकताएं हैं पशु की वो सभी पूरी हो जाए। हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, बाटा हो गया, ये जो सभी चीज़ें हम जो पशुओं को खिलाते हैं जिससे कि उसकी सारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसका न्यूट्रिशन पूरा हो जाए, उसको हम बोलेंगे आहार, फीडिंग। सुबह शाम कब खिलाना है वो उसके मैनेजमेंट में आने का पार्ट है। तो फीडिंग से मतलब है उसको जो चारा खिला रहे हैं वो उसको अपन फीडिंग बोलेंगे। फिर आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कुछ नहीं है, पशुओं का स्वास्थ्य का देखभाल है करना होता है। पशु जब बीमार हो जाता है तो उसकी किस तरीके से हमें देखभाल करनी है, उसका इलाज करवाना है। और जो गाय भैंस भेड़ बकरी है उनका समय समय पे टीकाकरण। टीकाकरण का मतलब होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सर्दियों में कौन सा वैक्सीनेशन करवाना है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे परजीवी वाली बीमारियां हैं और वायरस की बीमारियां हैं, जैसे HSBQ, बैक्टीरियल बीमारियां हैं। ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पशुओं को बीमार कर देती हैं। तो उनका रोग निवारण की उनकी क्या है, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल। परजीवी नियंत्रण, जो जूं चींचड़े हैं, जो जूं हैं चींचड़े हैं वो होते हैं परजीवी, पशु के ऊपर चिपके रहते हैं, काले रंग के होते हैं, उनको बोलते हैं परजीवी। तो उनका नियंत्रण करना भी पशु का स्वास्थ्य की देखभाल करना ही है। तो फिर उसके बाद में आता है हाउसिंग। हाउसिंग हाउसिंग का मतलब आवास। हाउसिंग का मतलब है आवास। आवास जहाँ पे गाय भेड़ बकरी जो रखते हैं, जैसे अपन घर में बाड़ा होता है तो एक या दो जानवर होते हैं उसके अंदर, एक या दो जानवर होते हैं। और जो जो बड़े डेयरी फार्म है उसके अंदर बहुत सारे, जैसे 50 जानवर हो गए, किसी में 100 जानवर हो गए, यहाँ तक कि 200 से 500 जानवर भी होते हैं। तो बड़े जानवर उनका फिर अलग, उनका बाड़ा तो नहीं होगा ना, उनका अलग मैनेजमेंट होगा। तो उनका आवास अलग होगा, बड़ा आवास होगा। जिससे आवास क्या काम आता है, जैसे बाहर बारिश हो गई, आंधी होगी, तूफान हो गया, उससे बचाव करता है। और उसका बाहर जो शिकारी हैं, कुत्तों से भेड़ियों से, इनसे बचाव करता है। बहुत सारा आवास उस बाड़े में अपने आप को सुरक्षित रख पाता है पशु। तो वो भी पशुओं की संख्या के हिसाब से कितना बड़ा होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए उस हिसाब से अपन आवास बनाते हैं पशुओं के। ठीक है। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या तात्पर्य है दोस्तों? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन, मेटिंग करना। मेटिंग करना मतलब है दो आपस में मेटिंग होके छोटी संतति पैदा होती है, बच्चे पैदा होते हैं, संतति पैदा होती है। उससे पहले होता है गर्भधारण। मेटिंग के बाद में गर्भधारण होगा, फिर प्रसव होगा, मतलब ब्याह जाएगी गाय भैंस भेड़ बकरी, ब्याह जाएगी प्रजनन के बाद। और उसका जब वो गर्भ धारण कर लेगी उसके अंदर हम उनका प्रबंधन करेंगे, उसको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो प्रजनन का मतलब है मेटिंग करने के बाद गर्भधारण होगा और उसके बाद होगा प्रसव। और उसके बाद में संतति पैदा होगी, बछड़ा पैदा हो गया, बछड़ी पैदा हो गई, तो वो हो गई प्रजनन। उसको बोलते हैं अपन रिप्रोडक्शन। उसके बाद में प्रबंधन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है क्या है? मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमें पशुओं से अधिकतम उत्पादन लेना है। मतलब भेड़ बकरी है तो उसके भेड़ से हमें अधिकतम ऊन लेना है, और गाय है उससे अधिकतम हमें मिल्क लेना है, दूध लेना है, अधिकतम से अधिकतम उत्पादन लेना, उसकी अच्छे से हमें उसको चारा पानी खिलाना है, उसकी हमें बीमारियों से रक्षा करनी है।
और ऐसी प्रैक्टिसेज अपनानी है जिससे हम उससे अधिकतम से अधिकतम उत्पादन ले सकें। और उसके बाद में पशुपालन में आमतौर पर शामिल होने वाले जैसे मवेशी हैं, मवेशी का मतलब गायें, केटल्स, मुर्गियां हैं, सूअर हैं, भेड़, बकरी, घोड़े आदि सम्मिलित होते हैं पशुपालन में। तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेज, मतलब हम ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेज अपनाएंगे, सबके लिए अलग अलग। भेड़ों के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेज अपनानी है, उनके रहने खाने पीने से संबंधित। बकरियों के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेज अपनानी है, घोड़े के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेज अपनानी है, उसका अस्तबल में क्या खिलाना है क्या पिलाना है। सूअर के लिए अलग होती है, गायों के लिए अलग होती है। ये सब किसके अंदर आएंगे? प्रबंधन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। जैसे मानो, जैसे अपन अपन है, इंसान है, तो हम उनके उनसे हम क्या करते हैं? हम उनसे दूध लेते हैं, उनसे उत्पादन लेते हैं। तो हमें हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो, सुनिश्चित करना है उसकी पूर्ति हो अच्छे से, मतलब 101% हम ऐसा मैनेजमेंट रखेंगे जिससे हमारी लागत तो आए कम और उत्पादन आए अच्छा। कई बार हमारे जैसे गाय भेड़ बकरी भैंसे रखते हैं तो हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है और उत्पादन इतना आता नहीं है, तो हमारा वहाँ पे इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट खराब है। तो हमारा मैनेजमेंट खराब है क्योंकि हम हमारे पास उत्पादन नहीं आ रहा। तो मैनेजमेंट का मतलब समझ गए होंगे। फिर एक दो टर्म्स है, ICAR। ICAR क्या होता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। फिर और एक आता है NBGAR। ICAR नई दिल्ली में स्थापित संस्था है और NBGAR है करनाल में, हिसार में। ये क्या करती है? जो देश की जो नस्लें हैं उनका पंजीकरण करता है, उसकी नोडल एजेंसी है। NBGAR याद रखना है आपको। ये क्या करते हैं? जैसे हमारे देश में जैसे सोजत नस्ल है, सोजत में मिलती है। मुर्रा नस्ल है, जैसे सूरती बफेलो है, हमारे उदयपुर के आसपास मिलती है। गिर जो गाय है, इनका जो पंजीकरण है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन सी संस्था करती है? रजिस्ट्रेशन जो संस्था करती है वो है NBGR, जिसका जो स्थापित कहाँ है? करनाल में स्थित है। आपको ये याद रखना है। NBGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये संस्था है। फिर हमें क्रोमोजोम, ये आप याद रखो, गाय और भैंस का, या ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक मोटा मोटा इस पे अपन नज़र डाल लेते हैं। क्रोमोजोम नंबर जो कोशिकाओं में जो गुणसूत्र है उनका नंबर है, वो अलग अलग पशुओं में अलग अलग हो। जैसे मानव में 46 जो गुणसूत्र होते हैं, वैसे गाय भेड़ बकरी भैंसें कुत्ता घोड़े, इनमें भी अलग अलग क्रोमोजोम होते हैं कोशिकाओं में। सबसे पहले जैसे कैटल है, गाय है, उसके अंदर 60 होते हैं। फिर आती रिवर बफेलो, जो हमारे दूध उत्पादन में, हम जैसे हमारे घर पे जो भैंस बंधी होती है उसमें आते हैं 50 गुणसूत्र। स्वाम्प बफेलो, स्वाम्प का मतलब होता है कीचड़ मड के अंदर जो भैंसें रहती हैं वो सनी हुई रहती हैं, अलग ब्रीड होती है। जो स्वाम्प बफेलो होती है वो, उसमें आते हैं 48 गुणसूत्र। फिर घोड़ा है हॉर्स, उसकी कोशिका में होते हैं 64 गुणसूत्र। फिर आता गधा डंकी, डंकी में होते हैं 62 गुणसूत्र क्रोमोजोम नंबर। सुअर स्वाइन में होते हैं 38 गुणसूत्र। बिल्ली कैट में होते हैं 38 गुणसूत्र। कुत्ता डॉग, डॉग में होते हैं 78 78। और मुर्गे में भी होते हैं 78। फिर आता है गोट बकरी, बकरी में 60 होते हैं। बकरी और कैटल दोनों में 60 गुणसूत्र होते हैं। फिर आती भेड़, भेड़ में 54 और कैमल में 74। ये गुणसूत्र होते हैं। ये आप गाय भैंस का मेनली याद रख लेना, 60 होते हैं, बफेलो में 50 होते हैं। ये इसके बाद कुछ टर्म्स है, जैसे गर्भाधान। क्या होता है गर्भाधान? गर्भाधान क्या होता है दोस्तों? गर्भाधान जेस्टेशन पीरियड। जैसे जैसे आज अगर हम किसी भैंस की मेटिंग करवाते हैं, आज हम किसी भैंस की मेटिंग करवाते हैं, और जब फिर जो ब्याती है, जब फिर वो ब्याती है, आज मीटिंग होगी, जब वो ब्याती है फिर बछड़ा या बछड़ी लाती है, उसके बीच का जो समय है, टाइम है, उसके बीच का जो समय है, टाइम है, वो कहलाता है गर्भाधान। गर्भ धारण और जन्म के बीच का समय जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, इसको गर्भाधारण बोलते हैं। जब भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है, मतलब जब तक भ्रूण गर्भाशय के अंदर है, माँ के पेट के अंदर है, उस टाइम को अपन बोलेंगे गर्भाधान। उसके बाद भैंस ब्याह जाएगी, और ये गर्भाधारण अवधि उतनी लंबी होती है
जानवर जितना बड़ा होता है, जैसे एलिफेंट सबसे बड़ा होता है तो उसका गर्भाधान भी उतना ही बड़ा होगा। चूहा छोटा सा होता है तो उसका गर्भाधान भी छोटा होता है। जैसे गाय भेड़ बकरी उससे बड़ी होती है तो उसका गर्भाधान और बड़ा हो जाता है। मतलब टाइम बढ़ जाता है, गर्भ में बच्चा जिसका टाइम रहता है वो गर्भाधान का समय बढ़ता जाता है। यहाँ पे कुछ गर्भाधान पीरियड दे रखे हैं, कुछ गर्भाधारण काल है, या आप एक नज़र आपको इस पे भी डालनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गाय की, कैटल की। सबसे हम कैटल की जो गर्भाधारण जो अवधि होती है वो 283 दिन। गाय 283 दिन एवरेज, 280 283 दिन एवरेज के बाद ब्याह जाती है, 9 महीने 9 दिनों के में, 283 दिन में। ये आपको 283 दिन याद रखने हैं। और भैंस का आपको याद रखना है 310 दिन, लगभग 10 महीने 10 दिन के आसपास जो भैंस है, 310 दिन। ये दो आपको याद रखने हैं, 283 दिन और 310 दिन। फिर आता सुअर, स्वाइन। स्वाइन का है दोस्तों 114 दिन। 114 दिन उसका गर्भधारण काल होता है, उसके बाद सुअर ब्याह जाता है। भेड़ का 5 महीने, बकरी का भी 5 महीने एवरेज, 5 मंथ। इसमें दे रखा है 155 दिन, 145, पाँच लगभग 150 दिन मान लो। ये आपको याद रखना है, 5 महीने आप, भेड़ और बकरी 5 महीनों में ब्याह जाती है, ठीक है, 5 मंथ। ये आपको इसमें याद रखना है। फिर घोड़ा, घोड़े का याद रखो आप 340 दिन, मतलब 11 महीने, 330 प्लस 10 दिन के आसपास, तो 340 दिन। कुत्ता, कुत्ते का 63 या 64 दिन होता है। कैमल का आपका देख लो 390 दिन। कैमल 390 दिन मतलब 12 13 महीने के आसपास इसका गर्भाधान पीरियड होता है। एलिफेंट बड़ा है तो इसका बढ़ गया, 2 साल तक चला जाता है। जो बिल्ली है 64 दिन। बिल्ली और कुत्ते का सेम सेम रहता है। डॉग का भी 63 64 में, और बिल्ली का भी 63 64 60 के आसपास गर्भाधारण रहता है। रैबिट का वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 30 35 दिन होता है। तो गर्भधारण से आपका, गर्भधारण आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। वाटर रिक्वायरमेंट मतलब है पानी की आवश्यकता। पानी की आवश्यकता, जैसे हम दिन में कितना पानी पीते हैं, ये सामान्य ज्ञान भी है और साइंटिफिक नॉलेज भी है। जैसे सबसे पहले है भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी एक दिन में कितना पानी पी जाती है, तो वो होता है दोस्तों 18 लीटर्स पर डे। मतलब एक भेड़ और एक बकरी दिन में लगभग उसको 18 लीटर की आवश्यकता है। हम पिलाएं चाहे ना पिलाएं वो अलग बात है, लेकिन उसकी आवश्यकता होती है शारीरिक, जो एडल्ट होती है, जो मेच्योर भेड़ बकरी होती है, उसको 18 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पोल्ट्री, पोल्ट्री से जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे निकालेंगे, जैसे 100 बर्ड्स हैं आपके पास, पोल्ट्री फार्म होगा कईयों के पास। अगर आपके पास 100 बर्ड्स हैं, 100 बर्ड्स को आप 25 लीटर पानी देते हैं, वाटरर होता है, ऐसे ही वाटरर होता है, उसके अंदर पानी डाल देते हैं, और जो मुर्गी आती हैं वो पीती रहती हैं, तो उसके अंदर 25 लीटर डाल देते हैं यहाँ पर पानी। और एक बर्ड में अगर पूछा जाए तो 250 ml, एक बर्ड, एक मुर्गी 250 ml पानी उसको आवश्यकता होती है। फिर आता सुअर, पिग, 25 लीटर के आसपास होता है दोस्तों, 25 लीटर के आसपास। घोड़ा, इसका 36 लीटर के आसपास। जो अपनी जो घरेलू जो गाय है, जिससे अपन दूध ले रहे हैं, डेयरी केटल, जो घरेलू गाय है उसकी 30 से 35 लीटर, और जो भैंस है वो भी 30 से 35 लीटर। आप गाय और भैंस का याद रखिए, 30 से 35 लीटर आप उसको पानी की आवश्यकता होती है। और इसका याद रखें 18 लीटर भेड़ बकरी को पानी की आवश्यकता होती है। तो वाटर रिक्वायरमेंट्स का मतलब समझ गए, पशुओं को पानी की आवश्यकता कितनी होती है। आप चाहे उसको कम भी पिलाओ, ये कितना भी पिलाओ, लेकिन उसकी जो आवश्यकता है वो ये है 18 लीटर, 30 से 35 लीटर अलग अलग। फिर आता है दोस्तों एनिमल्स की टर्मिनोलॉजी, मतलब सामान्य ज्ञान। एनिमल का तो टर्मिनोलॉजी, कुछ साइंटिफिक शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं, वो हमें याद रखने हैं। कुछ वर्ड्स हैं, सारे याद नहीं रखने आपको, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है काऊ। काऊ क्या होती है, ये वर्ड आपको याद रखना। काऊ क्या होती है, जो एडल्ट होती है ना, एडल्ट, एडल्ट का मतलब जो मेच्योर होगी। एडल्ट फीमेल, क्या, एडल्ट फीमेल, जो एडल्ट फीमेल जो भी मेच्योर होगी उसको बोलेंगे अपन काऊ। मेच्योर फीमेल्स दैट कैन प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, मतलब जो एडल्ट जो फीमेल है जो संतति पैदा कर सकती है, जो ब्याने की क्षमता है, उसको बोलेंगे अपन काउज।
उसको अपन क्या बोलेंगे, काउज। और फिर आता है बुल। बुल क्या होता है, उसको तो बोल देंगे काउज। बुल होता है बुल, जो नर है, जो नर है, मेल है, जो नर है, जो मेल है, उसको बोलेंगे अपन बुल। तो दो शब्द याद रखने अपने को, काऊ, एक तो काऊ और दूसरा बुल, ये दो शब्द याद रखने हैं। फिर एक तीसरा शब्द आता है हर्ड। हर्ड क्या होता है, HERD। हर्ड क्या होता है, हर्ड क्या होता है दोस्तों, ग्रुप होता है। क्या होता है, ग्रुप। पशुओं का, गायों का ग्रुप होता है। गायों का ग्रुप होता है, मतलब जैसे 20 गायें हैं, तो आप 20 गायों को ऐसे तो बोल नहीं सकते, देखो गाय खड़ी, तो उसको ऐसे बोलेंगे गायों का ग्रुप खड़ा है, मतलब हर्ड खड़ा है, उसको हर्ड बोलेंगे, गायों का हर्ड। ये शब्द याद रखना है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ कैटल्स, उसको बोलेंगे हर्ड। फिर आता है सर्विंग। एक शब्द आता है सर्विंग, क्या होता है, क्या आता है सर्विंग, SERVING। सर्विंग क्या होता है, सर्विंग होता है दोस्तों एक्ट ऑफ मैटिंग। एक्ट ऑफ मैटिंग, एक्ट, ये इंग्लिश पे ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल है। हिंदी में एक्ट ऑफ मैटिंग मतलब उसका जो तरीका है, मेटिंग करने का जो तरीका है, उसको बोलेंगे सर्विंग। जैसे हम कभी गर्भ धारण के लिए हम जो गाय को बुल के पास लेके जाते हैं, तो वो जो तरीका है उनका मेटिंग करने का, जो तरीका है, जैसे उसको बोलेंगे अपन सर्विंग। किस तरीके से जो मेटिंग कर रहे हैं, एक्ट ऑफ मेटिंग, उसको बोलेंगे सर्विंग। फिर आता काविंग। क्या होता है दोस्तों, एक शब्द आता है काविंग, CALVIN। ये काविंग, हिंदी में बोले तो काविंग। काविंग हो गई, काविंग हो गई मतलब गाय ब्याह गई। जैसे अपन हिंदी में तो आराम से बोल देते हैं गाय ब्याह गई, तो अपन इसको इसको कोई शब्द में कैसे बोलेंगे, गाय ब्याह गई को उसको बोलेंगे काविंग। गाय ब्याह गई, गाय के ब्याने को बोलेंगे काविंग। इंग्लिश में बोले तो एक्ट ऑफ पार्चुरिशन। पार्चुरिशन का मतलब ब्याना, एक्ट ऑफ पार्चुरिशन, PARTURITION, एक्ट ऑफ पार्चुरिशन मतलब ब्याना। गाय को ब्याने को बोलेंगे काविंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर होता है काफ। एक शब्द आता है काफ, एक शब्द आता है काफ। काफ क्या होता है दोस्तों, काफ होता है न्यू बोर्न, जो नया बच्चा पैदा होता है ना, जो नया बछड़ा पैदा हुआ है, नया बछड़ा, न्यू बोर्न। न्यू बोर्न मतलब जो नया नया पैदा हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे, काफ। काफ पैदा हो गया। अब काफ नर को भी बोल सकते हैं, अगर बछड़ा हुआ उसको भी, अगर बछड़ी हुई है उसको भी बोल सकते हैं, तो काफ बोलेंगे अपन उसको। जो नया पैदा हो उसको बोलेंगे काफ। काफ पैदा हो गया, बछड़ा या बछड़ी हो गई। फिर अगर बुल काफ है, मतलब अगर नर है, अगर जैसे काफ है नर है, तो अपन उसको बुल काफ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बुल काफ। अगर फीमेल पैदा हुई है, तो अपन उसको बोलेंगे हीफर काफ। क्या बोल देते हैं, हीफर काफ। कोई पूछे जैसे बछड़ी पैदा हुई है तो हीफर काफ पैदा हुआ है, कोई पूछे बछड़ा पैदा हुआ तो बुल काफ पैदा हुआ है। तो ये सिंपल सा शब्द है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब ये देखो हीफर क्या होती है, हीफर मतलब फीमेल होती है जिसने अभी तक बच्चा नहीं दिया हो, उसको बोलेंगे अपन हीफर। और एक होता है बुलक्स। बुलक्स क्या होता है, नर को बोलेंगे बुलक्स। ऐसा नर जिसको अपन बोझा ढोने के काम में लेते हैं, और उसको वो कर देते हैं, क्या करते हैं, कैस्ट्रेट, मतलब उसको बधियाकरण कर देते हैं। बधियाकरण क्या होता है, ये आपके एक टॉपिक भी है जिसकी अपन विस्तार से चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। बधियाकरण, कैस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, उसका अंडकोश हटा देते हैं अपन, उसके अंडकोश को अपन हटा देते हैं, जिससे क्या है वो बधियाकरण हो जाता है, आगे संतति पैदा नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं बुलक्स। ठीक है, जो यंग मेल बुल दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जो संतति पैदा नहीं कर पाता है, उसको बोलेंगे अपन बुलक्स। और ये बुलक्स अपन किस लिए, पहले अपन जैसे हल जोतने के काम में लेते थे, जैसे खेतों में हल जोतने के काम में लेते थे ना, तो उसको बोलते हैं अपन बुलक्स। जो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ये बधियाकरण होता है। स्टीयर,
स्टीयर भी बधियाकरण, कास्ट्रेटेड मेल को बोलते हैं, जिसके अंडकोश हटा दिए अपन ने, उसको इसी को बोलते हैं। लेकिन जो बुलक्स होता है वो तो अपन खेतों में काम करने के लिए, बोझ ढोने के लिए यूज में लेते थे। स्टीयर को अपन यूज में लेते हैं मीट के लिए। किसके लिए लेते हैं? मीट, मांस के लिए। स्टीयर को अपन लेते हैं मांस के लिए यूज में लेते हैं, उसको बोलेंगे अपन स्टीयर। मतलब दोनों कास्ट्रेटेड होते हैं, दोनों बुल कास्ट्रेटेड होते हैं। अगर अपन बोझा ढोने के लिए यूज में लेंगे तो बुलक्स, अगर मांस के लिए यूज में लेंगे तो स्टीयर। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। काफ मैंने आपको बताया था। काफ किसको बोलते हैं? बछड़ा या बछड़ी को बोलेंगे यंग कैटल टू यंग टू रिप्रोड्यूस। बुल क्या होता है? जो नर है उसको अपन बोल देंगे बुल। और बीफ क्या होता है? बीफ। बीफ किसको बोलते हैं? जो कैटल से जो मांस मिलता है ना, मीट नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं अपन बीफ बोलते हैं दोस्तों, बीफ। ये शब्द याद रखना, बीफ किसको बोलते हैं? जो कैटल के जो मीट होता है उसको बोलते हैं बीफ। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है भेड़। सीप। सीप होती है भेड़। सीप होती है भेड़। अब भेड़ की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। भेड़ की कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता दूं, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आता है नर। नर होता है जो मेल होता है भेड़ का, उसको बोलते हैं अपन रैम, RAM। जो मेल होता है उसको क्या बोलते हैं? नर को रैम बोलते हैं दोस्त, रैम। एक आता है फीमेल, जो मादा होएगी, जो फीमेल होएगी, उसको अपन बोलेंगे ईव। उसको क्या बोलेंगे? ईव, EWE। ये दो शब्द याद रखने हैं। जो नर होगा उसको रैम बोलेंगे, और जो मादा होगी उसको बोलेंगे ईव। समझ में आ गया? अब जैसे घर पे एक मेढ़ा तो रखेंगे नहीं, एक मादा तो रखेंगे नहीं, अपन तो रखेंगे पूरा झुंड रखेंगे ना घर पे। रेवड़ रखेंगे पूरा, रेवड़ रखेंगे। उस रेवड़ को क्या बोलेंगे? उस रेवड़ को अपन बोलेंगे फ्लॉक, ग्रुप। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब झुंड। जो पूरा जो इसका भेड़ों का जो रेवड़ होता है, ग्रुप्स होता है एनिमल्स का, फ्लॉक। जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसको बोलेंगे अपन फ्लॉक, फ्लॉक बोलेंगे। अब एक वर्ड आता है इसमें, टपिंग। टपिंग। टपिंग का मतलब क्या होता है? TUPPING। टपिंग। जैसे अपन ने कैटल में देखा था, सर्विंग देखा था ना, सर्विंग। सर्विंग क्या होता है? एक्ट ऑफ मेटिंग होती है ना, किसमें? कैटल में। उसी प्रकार टपिंग एक्ट ऑफ मेटिंग होता है, एक्ट ऑफ मेटिंग। उसको बोलते हैं, भेड़ में एक्ट ऑफ मेटिंग को बोलते हैं टपिंग। जब जब फीमेल जो भेड़ होती है उसको नर मेढे के पास लेके जाते हैं, जिससे वो आपस में मेटिंग करते हैं और उससे संतति उत्पन्न होती है, ऊना ऊनिया जो पैदा होता है, तो उस प्रक्रिया को, एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोलेंगे? उसको टपिंग बोलेंगे। जो नर भेड़ और मादा भेड़ आपस में मिलेंगी, अपना जो टपिंग करेंगी, एक्ट ऑफ मेटिंग जो तरीका है उनका वो करेंगी, जिससे वो पैदा होंगे बच्चे, उस प्रक्रिया को टपिंग बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा? फिर आता है लैम्बिंग। लैम्बिंग, टपिंग हो गई। अब भेड़ ब्याएगी। जो गर्भधारण काल भेड़ का 150 दिन होता है, अपन ने पढ़ा था। 5 महीने के बाद भेड़ क्या करेगी? ब्याएगी। ब्याएगी तो क्या लाएगी? बच्चा लाएगी। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? लैम्बिंग, LAMBING। भेड़ के ब्याने को क्या बोलते हैं? लैम्बिंग। और गाय के ब्याने को बोलते हैं अपन काविंग। गाय, सिंपल से वर्ड्स हैं दोस्तों, एक बार याद करने पे हो जाएंगे। काविंग गाय के ब्याने को, और लैम्बिंग भेड़ के ब्याने को बोलते हैं। तो भेड़ जब ब्याएगी गर्भधारण काल के बाद, या 150 दिन के बाद आसपास, तो उसको बोलेंगे अपन लैम्बिंग। अब जो बच्चा पैदा होगा ना, उसको बोलेंगे, भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्ब। अगर भेड़ का बच्चा नर होगा, नर होगा, तो उसको बोलेंगे अपन रैम लैम्ब। रैम लैम्ब, LAMB, रैम लैम्ब। अगर मादा बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे अपन? जीमर लैम्ब। उसको क्या बोलेंगे? जीमर लैम्ब। जीमर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आपको तो रैम और ईवी ही याद रखने हैं, और लैम्ब याद रखना है। भेड़ के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं, और उसको बोलते हैं लैम्बिंग, ब्याने को लैम्बिंग बोलते हैं, और टपिंग बोलते हैं उनकी एक्ट ऑफ मेटिंग को। ठीक है, अब ये देखो इसमें जो लिखे हुए हैं वो देखते हैं। रैम हो गया, मेच्योर जो नर हो गया उसको बोलेंगे रैम, मेच्योर मेल सीप। ईव हो गया, उसको बोलेंगे अपन जो
बच्चा है, जो मादा बच्चा है उसको बोलेंगे ईव लैम्ब, जो नर बच्चा है उसको बोलेंगे अपन रैम लैम्ब। लैम्ब जो बच्चा है, नर और मादा तो कोई भी हो सकता है, और जो पैदा ही हुआ है अभी, न्यू बॉर्न है, उसको बोलेंगे अपन लैम्ब। ईव जो मादा जो भेड़ है उसको बोलेंगे ईव। अब ये देखो दोस्तों, मटन। मटन क्या होता है? मटन क्या होता है? मीट फ्रॉम ए सीप। भेड़ का जो मांस होता है ना, उसको बोलते हैं अपन मटन। ठीक है, ये याद रखना, मटन किसको बोलते हैं? भेड़ के मांस को बोलते हैं। वीदर, वीदर क्या बोलते हैं? बधियाकरण कर देते हैं। अगर नर को अपन बधियाकरण कर देते हैं, कैस्ट्रेशन कर देते हैं, वो टॉपिक है आपके आगे, उसमें देखेंगे। बधियाकरण कर देते हैं नर को, उसको अपन अंडकोश हटा देते हैं, उसका कास्ट्रेशन कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे वीदर। ठीक है, ये कुछ शब्दावली आपको याद रखनी है। फिर चलते हैं अपन स्वाइन। स्वाइन, या फिर उसको पिग भी बोल सकते हैं, सुअर भी बोल सकते हैं, होग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। स्वाइन में आपको एक दो चीजें याद रखनी है। अगर नर होता है स्वाइन, नर, नर को अपन बोलेंगे बोर, बी ओ ए आर, बोर। नर को अपन बोलेंगे बोर। मादा होगा सुअर, फीमेल होगी, उसको बोलेंगे अपन साउ, उसको अपन बोलेंगे साउ। ठीक है, नर को बोलेंगे बोर, मादा को बोलेंगे साउ। समझ में आ गया? ठीक है, बोर और साउ हो गया। अब एक ग्रुप है, एक सुअर तो रहेगा नहीं ना, एक मादा रहेगी ना, खूब सारे सुअर रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे। तो ग्रुप में रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? जैसे हर्ड बोलते थे गाय भैंस के ग्रुप को, फ्लॉक बोलते थे भेड़ के ग्रुप को, और जैसे इसी प्रकार इसको बोलेंगे ड्रो, इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? ड्रो, DROVE, ड्रो। इसके ग्रुप को, सुअर के ग्रुप को अपन बोलेंगे ड्रो। ठीक है, अब इसकी एक्ट ऑफ मेटिंग क्या होती है? जैसे सर्विंग हो गया, सर्विंग होगी का केटल में होगी, टपिंग भेड़ में हो गई, और पिग में उसको बोलते हैं अपन कपलिंग, COUPLING। सीप में क्या बोलेंगे अपन? कपलिंग। एक्ट ऑफ मेटिंग, एक्ट ऑफ मेटिंग मतलब नर सुअर और मादा सुअर आपस में मिलके जो एक्ट ऑफ मेटिंग करेंगे आपस में, और जिससे संतति पैदा होगी, उस मेटिंग के तरीके को बोल देंगे अपन कपलिंग। तो याद रखना, आप उसको तरीके को क्या बोलते हैं? कपलिंग। चलो ठीक है। उसके बाद में जैसे गाय ब्याती है तो काविंग बोलते हैं अपन, गाय ब्याती है तो क्या बोलते हैं? काविंग। भेड़ ब्याती है तो क्या बोलते हैं अपन? लैम्बिंग। उसी प्रकार अगर सुअर ब्याता है तो उसको बोलते हैं अपन फैरोइंग। क्या बोलते हैं? फैरोइंग। ये हिंदी में भी लिख सकता हूँ, इंग्लिश में एक ही बात है, फैरोइंग। हिंदी में ऐसे फैरोइंग, फैरोइंग। ये आप याद करो तो भी ठीक है, ना याद करो भी ठीक है, गाय और भैंस के बहुत है। आप उसको सिर्फ काविंग ही याद रखो, सर्विंग याद रखो। ये आपके मोटा मोटा नॉलेज के हिसाब से आपको अपन डिस्कस कर रहे हैं। फैरोइंग हो गया। ठीक है, अब देखो छोटा बच्चा है ना, किसका? इसका, सुअर का, उसको अपन बोलते हैं पिगलेट। जो छोटे छोटे सुअर के बच्चे को होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उसको बोलते हैं अपन पिगलेट। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चे को बोलेंगे अपन पिगलेट, पिगलेट बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर छोटा बच्चा, अगर ये जो पिगलेट है, छोटा बच्चा अगर मेल होता है तो उसको बोलते हैं अपन बोरलिंग, BOARLING। छोटा बच्चा अगर मेल होता है, नर होता है, तो ऊपर उसको बोलते हैं अपन बोरलिंग। अगर मादा होता है तो उसको बोलेंगे अपन गिल्ट, GILT, गिल्ट। वो उसको क्या बोलेंगे? मादा। छोटा बच्चा अगर मेल होता है तो बोरलिंग, अगर मादा होता है तो गिल्ट बोलते हैं। अब इसमें कुछ, ये देखो, बोर किसको बोलेंगे? नर को बोलेंगे। आप दो ही शब्द बहुत है आपके लिए, सरफेस नॉलेज के लिए। बोर बोलते हैं नर को, गिल्ट बोलते हैं मादा को। बस ये दो शब्द याद रखो, बोर और गिल्ट। ठीक है, अब इसमें एक शब्द है पोर्क, ये भी आपको याद रखना। पोर्क, जो स्वाइन का जो मांस होता है ना, मीट, उसको बोलते हैं अपन पोर्क। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, पोर्क, बोर, गिल्ट, और एक शब्द होता है साउ। साउ मेच्योर फीमेल, जो बच्चे देती है,
जो सुअर बच्चे देता है उसको बोलते हैं साऊ, और जो गिल्ट होती है ना फीमेल होती है, लेकिन जिसने भी बच्चा नहीं दिया है, जवान जो जवान सुअर होती है ना, वो होती है गिल्ट। बोर हो गया मेल, बस इतना बहुत है इसके अंदर। फिर अपन देखते हैं चिकन। चिकन में भी आपको एक दो शब्द याद रखने, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चिकन में हैन होती है, मुर्गी को बोलते हैं अपन हैन। मुर्गियों को क्या बोलते हैं? हैन बोलते हैं। ठीक है। कोक हो गया मुर्गा, जो मेल होता है, नर होता है, उसको बोलते हैं कोक, और मुर्गी को बोलते हैं हैन। कैपन, कैपन, कैपोन, कैपोन किसको बोलेंगे? जो नर होता है ना कोक, उसका अपन बदियाकरण कर देते हैं, कास्ट्रेशन कर देते हैं, बदियाकरण कर देते हैं उसको। बदियाकरण करने के बाद नर को बोलते हैं अपन कैपोन। ठीक है। चिक, चिक होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी पैदा ही हुआ है, अंडे से जो निकलता है ना, अंडे से जो बच्चा निकला है अभी, उसको बोलेंगे अपन चिक। जो न्यूबॉर्न चिक, न्यूबॉर्न चिकन, उसको बोलते हैं अपन चिक। और लेयर, एक शब्द होता है लेयर, जो मुर्गियां अंडे देती है ना, अंडे देती है, उन मुर्गियों को बोलते हैं लेयर। अंडे देती है जो मुर्गियां 20 सप्ताह बाद, 20 वीक की जब मुर्गी हो जाती है, तो वो अंडे देना स्टार्ट कर देती है दोस्तों। जब से वो अंडे देना स्टार्ट करेगी, उसके बाद अपन उसको बोलने लग जाएंगे ये लेयर है। पुलेट, अगर यंग फीमेल जो अभी अंडा देने स्टार्ट किया नहीं, उसने अभी करेगी, उसको बोलेंगे अपन पुलेट, यंग फीमेल चिकन को। ब्रोइलर, 8 वीक का अगर कोई मुर्गा है, जैसे आज पैदा हुआ है, तो 8 वीक तक के को अपन बेच देते हैं, मांस के लिए यूज में लेते हैं, मीट के लिए। 8 वीक तक के को बोलते हैं अपन ब्रोइलर। ठीक है। बस ये चीजें याद रखनी है। टर्की, टर्की में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हैन, हैन तो बोलते हैं फीमेल को, और पोल्ट बोलते हैं जो यंग होता है, टॉम बोलते हैं मेल को। हैन, हैन और टॉम। फिर आता घोड़ा, हॉर्स, घोड़ा। हॉर्स में अपन दो शब्द याद रखने हैं अपने को। एक होता है स्टालियन, स्टालियन बोलेंगे दोस्तों, स्टालियन बोलेंगे दोस्तों, स्टेलियन नर को बोलेंगे, स्टेलियन बोलेंगे नर को। और फीमेल को बोलेंगे मेयर, मादा जो फीमेल है उसको बोलेंगे मेयर। नर को बोलेंगे स्टालियन, फीमेल को बोलेंगे मेयर। ठीक है। और एक्ट ऑफ मेटिंग को बोलते हैं इसमें कवरिंग, COVERIN, जी कवरिंग, एक्ट ऑफ मेटिंग, एक्ट ऑफ मेटिंग, जिससे संतति पैदा करते हैं उसको बोलते हैं अपन कवरिंग। ये सब याद रखना, कवरिंग। अब जब छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, ब्याने की प्रक्रिया, ब्याने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? इसमें ब्याने की प्रक्रिया को, जैसे अपन गाय में बोलते थे काविंग, ठीक है, भेड़ में बोलते थे लैम्बिंग, और पिग में बोलते थे फैरोइंग, उसी प्रकार अपन हॉर्स में क्या बोलेंगे दोस्तों? हॉर्स में बोलेंगे अपन फोलिंग, FOALING, फोलिंग बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं? फोलिंग। आज घोड़ी ब्याह गई, तो उसको बोलेंगे फोलिंग हो गई। क्या हो गई? फोलिंग। चलो ठीक है, फोलिंग हो गई। अब जो बच्चा अगर पैदा हो गया, जैसे अभी बच्चा पैदा हुआ है, घोड़े का जो बच्चा है जो पैदा हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे? घोड़े का बच्चे को क्या बोलेंगे? हम फोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोल, FOAL, फोल बोलेंगे। अगर नर होता है, घोड़े का बच्चा नर होता है, नर अगर नर पैदा होता है, तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे? कोल्ट। क्या बोलेंगे? कोल्ट, COLT। क्या बोलेंगे? कोल्ट। अगर नर बच्चा अगर पैदा होता है, तो उसको बोलेंगे अपन कोल्ट बोलेंगे, COLT। अगर फीमेल बच्चा पैदा होता है, तो उसको बोलेंगे अपन फिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिल्ली। ठीक है। अब ये देखो दो शब्द इसमें भी देखो, स्टालियन नर को बोल देंगे अपन क्या? स्टालियन, फिली। और मेयर होगी मेच्योर, जो फीमेल मादा को बोल देंगे मेयर। फिली क्या होगी? जो फीमेल जो बच्चा है उसको बोल देंगे फीमेल, फिली। और फोल क्या होता है? जो नर बच्चा होता है उसको बोल देंगे अपन फोल। और कोल्ट क्या होता है? जो अभी नर हॉर्स होता है, नर होता है जो अभी बच्चा पैदा करना लायक हुआ नहीं, उसको बोलेंगे कोल्ट, मतलब यंग है फिलहाल वो। ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। उसके बाद है बकरियां, गोट्स। गोट्स का मतलब होता है बकरी। बकरी में आपको वही दो तीन शब्द याद रखने हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे कोई बकरा है, बकरा अपन हिंदी में बोलते हैं बकरा, उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे बक। बकरे को क्या बोलेंगे? बक। नर को क्या बोलेंगे? बक। ठीक है। BUCK। और बकरी को बोलेंगे अपन डोई, DOE।
डोई, नैनी भी बोल देते हैं कई बार, NANNY, नैनी भी बोल देते हैं, लेकिन अपन को क्या रखना है, डोई, DOE। डोई तो होगी मादा, ठीक है, और बक हो गया नर, मादा क्या होगी, डोई, बकरी को बोलेंगे डोई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका जो ग्रुप होता है, जैसे एक बकरी, एक बकरा तो रखेंगे नहीं अपन, अपन तो पूरा रेवड़ रखेंगे बकरियों का, तो उस पूरे ग्रुप को बोलते थे अपन ट्रिप। बकरी का जो रेवड़ होता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप। जैसे भेड़ का जो फ्लोक था ना, भेड़ में क्या बोलते थे, फ्लोक बोलते थे ना, फ्लोक। उसी प्रकार बकरी का जो ग्रुप है, जो बकरियों का ग्रुप को क्या बोल देंगे अपन, ट्रिप बोल देंगे दोस्तों, ट्रिप। ट्रिप बोलते हैं इसको, बैंड भी बोल देते हैं कई बार, BAND, तो एक ही चीज़ है, ट्रिप या बैंड। जो रेवड़ होता है बकरी का उसको बोलते हैं ट्रिप या बैंड। चलो ठीक है, ट्रिप या बैंड हो गया। उसके बाद में इनकी होती है एक्ट ऑफ मेटिंग। एक्ट ऑफ मेटिंग, बकरी की जो एक्ट ऑफ मेटिंग है, जो नर बकरी, बकरा और बकरी आपस में जब मैटिंग करेंगे उसके बाद बच्चे पैदा होंगे, तो उस एक्ट ऑफ मेटिंग, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, जो मेटिंग की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन सर्विंग। क्या बोलेंगे, सर्विंग, SERVING, सर्विंग, ठीक है। गाय भैंस में भी सर्विंग बोलते थे, और इसमें बकरी में भी क्या बोलेंगे, सर्विंग। भेड़ों में अपन टपिंग बोला था, और सुअर में अपने कपलिंग बोला था, और हॉर्स में अपने कवरिंग बोला था, और उसी प्रकार ये क्या है, सर्विंग। आपस में बच्चे पैदा करने को प्रक्रिया को बोलते हैं सर्विंग बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला जो शब्द है वो है बच्चा पैदा। जैसे ब्याने को, बकरी जब ब्याती है, बकरी जब ब्याती है तो उसको अपन तो हिंदी में बोल देते हैं बकरी ब्या गई। उसी को अपन अगर साइंटिफिक टर्म बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कीडिंग हो गई। क्या होगी, कीडिंग, KIDDING, कीडिंग हो गई। बकरी के ब्याने की प्रक्रिया को बोलते हैं कीडिंग। कीडिंग क्या बोलेंगे, बकरी को ब्याने की, बकरी के ब्याने की प्रक्रिया को कीडिंग, मतलब बच्चा पैदा हो गया, कीडिंग हो गई, ठीक है। अगर नर बच्चा पैदा होता है, अगर नर बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन बकलिंग। इतना याद करने की जरूरत है नहीं, मैं बता रहा हूँ सरफेसली नॉलेज देने के लिए आपको, तो बस बक और डोई याद रखनी है। उसको बोलेंगे बकलिंग, ठीक है। और मादा हुई तो उसको क्या बोलेंगे, गोटलिंग। बक, जैसे बक और गोट होता है ना, तो बकलिंग और गोटलिंग, सिंपल से। बक तो नर हो गया, गोट होती है बकरी, तो गोटलिंग और बकलिंग, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद रखो, नहीं भी रखो, ठीक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, डोई क्या होगी, मादा को बोलेंगे डोई, फीमेल को बक। किसको बोलेंगे, मेच्योर जो मेल है, नर को बोलेंगे बक। किड, उनके बच्चे को, बकरी के बच्चे को बोलेंगे किड, ठीक है। बक किड हो गया अपना, जो बकरी का बच्चा अगर नर है तो बक किड, डोई किड जो फीमेल है तो डोई किड। विदर, अगर बकरे का अपन बदियाकरण कर देते हैं, कास्ट्रेशन कर देते हैं, बकरे का बदियाकरण कर देते हैं, मतलब उसके अंडकोश हटा देते हैं, तो उस बदियाकरण करने के बाद जो शब्द होता है उसको बोलते हैं वीदर। मतलब ये बदियाकरण कर दिए इस बकरे का, अब ये कहलाता है वीदर। क्या कहलाता है, वीदर। चलो ठीक है, हो गया, बकरी होगी। चलो अब अगला अपना टॉपिक आ जाता है देसी नस्लें। देसी नस्लों का हम अपन दोस्तों अलग वीडियो बनाएंगे, समय भी काफ़ी हो गया है, तो अपन एक अलग वीडियो में अपन इसके बारे में डिटेल्स या वन बाय वन अपन संपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आया हुआ होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बेसिक नॉलेज। तो तब तक के लिए अपन इंतज़ार करो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपकी आज का टॉपिक में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे, और बाकी की अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड, शुभ रात्रि दोस्तों, कल मिलते हैं।